हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे और पढ़ रहे होंगे, और मुझे यह भी आशा है कि एपिसोड देखने के बाद आप सभी अपने अपने किताब से पाठ को जरूर पढ़ते होंगे और किताब में दी गई सभी सवालों को भी हल जरूर करते होंगे। तो बच्चों, आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 में विज्ञान का पाठ कार्य तथा ऊर्जा को और आगे जानेंगे। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। कक्षा 9 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में रचनाएं पाठ को पढ़ेंगे, और आज के एपिसोड में सबसे आखिरी में हम सामाजिक विज्ञान के पाठ हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को और आगे पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और याद रहे बच्चों, अपना कॉपी और कलम तो ले लिए हैं ना आप लोग। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने पिछले अध्याय को ही जारी रखेंगे, जो कि है कार्य और ऊर्जा भाग 3। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं और गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ऊर्जा मूल रूप से कार्य करने की क्षमता होती है, जिसका मतलब है अगर आपके पास ज्यादा ऊर्जा होगी तो आप ज्यादा कार्य कर पाएंगे, और अगर आपके पास कम ऊर्जा होगी तो आप कम काम कर पाएंगे। ऊर्जा की इकाई जूल होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऊर्जा की बात केवल मनुष्यों की ही नहीं है, ऊर्जा सबको चाहिए होती है, जैसे कि जानवरों को, पेड़ पौधों को, हमारे घर में जो बिजली से चलने वाले तत्व हैं उनको, हमारी गाड़ियों को, सबको, सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि वो इस पृथ्वी पे अपना जीवन यापन कर सके। और भी निर्जीव वस्तु हैं जैसे कि एसी, फ्रिज, उन सबको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि उन्हें बिजली के रूप में मिलती है। इनके अलावा हमारे वाहनों में जैसे कि कार्स, बसेस, सबको ही ऊर्जा की जरूरत होती है, जो कि पेट्रोल और डीजल की माध्यम में होती है। परंतु दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये ऊर्जा आती कहां से होगी? दोस्तों, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। सूरज में अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, और इन सब प्रतिक्रियाओं के कारण ही सूरज के अंदर जबरदस्त गर्मी पैदा होती है, जो हमें यहाँ तक मतलब पृथ्वी तक मिलती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत होते हैं। पहला है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, जिसमें पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस आता है। ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत मतलब वो स्रोत हैं जो कि इस जीवन में फिर से नहीं बन सकते। आगे है ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोत, जैसे कि सौर ऊर्जा, पानी की ऊर्जा और वायु ऊर्जा। इन सब ऊर्जाओं के लिए उचित समुच्चय होते हैं, जिसके कारण ये हमें बिजली के तौर पे मिलती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम सिर्फ गतिज ऊर्जा और
स्थितिज ऊर्जा के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि गतिज ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है। जब वस्तु की गति होती है तो वो केवल तभी संभव होती है जब उस पे कोई बल लगाया जाए और उसमें कुछ विस्थापन हो, जैसे कि चलती गाड़ियां, बहता हुआ पानी, तेज हवाएं और घूमते हुए पहिए। तो दोस्तों, ये जो सारी चलती हुई वस्तुएं हैं वो अपना काम कैसे पूरा कर पा रहे हैं? मतलब इन सब चीजों के अंदर कुछ ना कुछ ऊर्जा तो जरूर होती होगी, जैसे कि पानी के पास अपनी ऊर्जा होती होगी, हवा के पास अपनी ऊर्जा होती होगी और बुलेट के पास भी अपनी ऊर्जा होती होगी, जिसकी वजह से ये सब अपना अपना काम कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब उदाहरणों के अनुसार गतिज ऊर्जा की परिभाषा है, गतिज ऊर्जा शरीर द्वारा अपनी गति के आधार पर धारण की जाने वाली ऊर्जा है। तो जब भी हमारा सिस्टम आराम करने की स्थिति में होगा तो वहां पर हमारी जो गतिज ऊर्जा होगी वो शून्य हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप चलते चलते रुक जाते हैं, तो जब आप रुक जाते हैं तो वहां पे कार्य की संख्या शून्य हो जाती है, जिसका मतलब वहां पे गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाती है। गति के समान गतिमान शरीर की गतिज ऊर्जा उस वेग को प्राप्त करने वाले शरीर पर किए गए कार्य के बराबर होती है। तो दोस्तों, इसके अनुसार हम गतिज ऊर्जा का सूत्र निकाल सकते हैं। चलिए, मान लीजिए ये कोई एक बॉल है जो कि आगे की ओर बढ़ रही है। मान लीजिए इस बॉल का प्रारंभिक वेग है u और अंतिम वेग है v, और ये बॉल त्वरण a से चल रही है और इसका विस्थापन है s के बराबर। तो इसके अनुसार हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन की, और जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि कार्य बराबर है गतिज ऊर्जा के, तो जिसके अनुसार न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि बल बराबर है m a के। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा बराबर आ जाएगी m a s के। गति के तीसरे समीकरण से हम जानते हैं कि v वर्ग 2 घटा u वर्ग 2 बराबर 2as है। तो इसके अनुसार जब हम विस्थापन निकालें तो s बराबर होगा v वर्ग 2 घटा u वर्ग 2 भाग 2a। तो अगर हम गतिज ऊर्जा निकालें तो वो बराबर होगी ke बराबर ma v वर्ग 2 घटा u वर्ग 2 भाग 2a, जिसके अनुसार ke बराबर है m v वर्ग 2 घटा u वर्ग 2 भाग 2। अगर प्रारंभिक वेग शून्य है तो हमारे पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी m v वर्ग 2 भाग 2। तो दोस्तों, इस सूत्र के अनुसार हम देख सकते हैं कि ke बराबर है m के, मतलब भारी वस्तु होगी तो उसका अधिक गतिज ऊर्जा होगी, और ke बराबर है v के, मतलब अगर कोई वस्तु तेज गति से आगे बढ़ेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं और गतिज ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जिसके बाद हम देखेंगे कि शक्ति क्या है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज की पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल, वॉट, किलोमीटर, न्यूटन। कोयला किस ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय,
ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, वायु ऊर्जा, ऊपर के सभी। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? के ई बराबर 1/2 एम वी वर्ग 2, एस बराबर डी भाग टी, के ई बराबर के एक्स वर्ग 2, इनमें से कोई नहीं। कुल ऊर्जा क्या है? केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, दोनों गतिज और स्थितिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। हेलो दोस्तों, ये है भूगोल का पाठ 5। इस पाठ का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी। आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत में वनस्पति और वन्य प्राणियों के बारे में और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति का तात्पर्य ऐसे पेड़ पौधों से है जो कि अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते हैं और बढ़ते हैं। इसलिए कृषियों द्वारा उगाई गई फसलें, फलों के बागीचे वनस्पति तो कहलाएंगे, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं, क्योंकि कृषिगत फसलें, फलों के बागीचे आदि मनुष्यों द्वारा लगाए जाते हैं। भारत में अलग अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं पौधों की, और भारत विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर है अपनी जैव विविधता के लिए। दोस्तों, बड़े बड़े वृक्षों और झाड़ियों द्वारा ढके हुए विशाल क्षेत्र को वन कहा जाता है। वनों का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई कारणों की वजह से वनों को काफी क्षति पहुंची है। इसके कई कारण हैं। सबसे मुख्य कारण है बढ़ता औद्योगिकरण और शहरीकरण। चलिए देखते हैं कि वनों को क्षति पहुंचने के अन्य कारण क्या हैं। अन्य कारण है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में बढ़ोतरी होने से वनों को बहुत क्षति पहुंची है। इसके अलावा कृषि के लिए खेतों की मांग भी बढ़ने लगी है। ईंधन की बढ़ती मांग भी वनों के ऊपर बहुत ज्यादा भार डालती है। और जैसा कि हमने बात करा कि शहरीकरण और औद्योगिकरण के लिए अधिक भूमि की जरूरत होती है, जिसके लिए वनों की कटाई कर दी जाती है। और बाढ़ों के प्रकोप की वजह से भी वनों को बहुत हानि पहुंचती है। इसी के साथ दावानल का प्रकोप भी वनों को हानि पहुंचाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बात करी कि भारत में वनस्पति और वन्य प्राणियों की बहुत विविधता है। इस विविधता के कई भौगोलिक कारण हैं, जिनके ऊपर हम एक नजर डालेंगे। सबसे पहला कारण है भूभाग का स्वरूप। वनस्पति के प्रकार पर इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है कि वो किस भूभाग में पाई जाती है। जैसे कि पहाड़, पठार और मैदानी भागों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का मैदानी भागों में हमेशा अभाव पाया जाता है? ऐसा इसलिए कि मैदानी इलाके मानव बसाव के लिए सबसे सुगम होते हैं और यहाँ पर कृषि कार्यों और बस्तियों को लगाने के लिए प्राकृतिक वनस्पति को काटकर साफ कर दिया जाता है। दूसरा भौगोलिक कारण जो वनस्पति के प्रकार पर प्रभाव डालता है वो है मिट्टी। दोस्तों, मिट्टी की अलग अलग किस्में भी वनस्पति को प्रभावित करती हैं। जैसे कि राजस्थान की बलुआही मिट्टी में हमें कांटेदार झाड़ियां मिलेंगी। वहीं दूसरी ओर गंगा के डेल्टा प्रदेश में जहां दलदल है, वहां खास किस्म के सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं।
अगला भौगोलिक कारण है किसी भी प्रदेश का जलवायु। दोस्तों, जलवायु में तापमान जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है वनस्पति की विविधता का। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है और उसी के साथ साथ पेड़ पौधों की किस्म भी बदलती जाती है। जहाँ तापमान अत्यंत कम होता है वहाँ पौधे उग नहीं पाते हैं। दूसरा कारक है सूर्य का प्रकाश। सूर्य प्रकाश की अवधि, उसका तिरछापन तथा समुद्र तल से ऊंचाई जैसे कारकों का इस बात पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है कि वहाँ पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की होगी। अगला कारक है वर्षण। दोस्तों, वर्षा की मात्रा वनस्पति को नमी उपलब्ध कराती है और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वनस्पति के उगने में नमी का बहुत महत्व होता है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती या बढ़ती है वैसे वैसे वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई वनस्पति की विविधता के कारणों की। अब जानते हैं कि वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। मानव जीवन के लिए वन बहुत ही उपयोगी होते हैं। वन वातावरण की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं, जैसे कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित करते हैं। दोस्तों, वर्षा को आकर्षित करने में भी वन बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ साथ ये मिट्टी का अपरदन होने से भी रोकते हैं। दोस्तों, वृक्षों से झड़ी हुई जो पत्तियां हैं वो खाद में मिलकर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, हमें वनों से अनेक तरह के उत्पाद भी मिलते हैं, जैसे कि कीमती लकड़ियां, जलावन, पशुओं का चारा आदि। चलिए अब हम इसके बाद बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र की। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा कि भौतिक दिशाएं और जलवायु पेड़ पौधों और जीवों को प्रभावित करते हैं। और दोस्तों, जो वन होते हैं वो खास किस्म की वनस्पति और खास किस्म के प्राणी जगत को संरक्षण देते हैं। जब किसी जगह की वनस्पति बदल जाती है तो वहां में रहने वाले जीव जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है और उनकी भी संख्या पर या किस्म पर बदलाव आता है। दोस्तों, किसी भी जगह के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु अपने भौतिक वातावरण से अंतर संबंधित होते हैं और ये एक दूसरे से भी संबंधित होते हैं। इन्हें आपस में मिलाकर एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। और दोस्तों, मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है। जब भी मनुष्य अपने लाभ के लिए वनों को काटता है तो वह पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव लाता है और अपने भौतिक वातावरण की गुणवत्ता में गिरावट लाता है। चलिए दोस्तों, अंत में हम बात करेंगे भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के अनेक प्रकारों के बारे में। क्योंकि हमारे देश में तापमान, वर्षा और धरातल की विविधता पाई जाती है, इसलिए हमारे यहाँ प्राकृतिक वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव या डेल्टाई वन। आज हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। दोस्तों, ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ मोटे तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और बहुत थोड़े समय के लिए ऋतु शुष्क होती है। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा और ऊंचे तापमान के कारण वृक्ष काफी अधिक बड़े होते हैं। इनकी ऊंचाई 60 मीटर या उससे अधिक होती है और ये
सघन वन के रूप में विकसित होते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये जंगल इतने घने होते हैं, यहाँ पर सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं पहुँच पाती। सूर्य प्रकाश पाने की होड़ में वृक्षों की सघनता, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष अपने पत्ते एक ही बार और एक ही समय पर नहीं गिराते हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा और हर समय गिराते हैं। इसलिए ये वृक्ष हर समय पत्तियों से लदे हुए नजर आते हैं। इसी बात के कारण इन वनों का नाम सदाबहार जंगल भी पड़ा, क्योंकि इन वनों के वृक्ष बहुत ही ऊंचे और सघन होते हैं। यहाँ पर कूदने फांदने वाले जानवर जैसे लंगूर, बंदर या इनकी अन्य प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। एक बार नजर डालते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने भारत में वनस्पति और वन्य प्राणियों पर चर्चा की। हमने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में भी जाना और हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों पर चर्चा की। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी भूगोल की पुस्तक भारत भूमि एवं लोक में से पाठ 5 जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम वनस्पति के अन्य प्रकारों पर बात करेंगे। हम वन्य प्राणियों पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय रचनाएं का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था रेखाखंड का विभाजन प्रकार 2। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेखाखंड का विभाजन प्रकार 3।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। रेखाखंड के विभाजन में अभी तक हमने जाना था कि एक दिए गए स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, जिसमें हमने त्रिभुज की जो रचना की थी वो हमारे दिए गए त्रिभुज से छोटा था। लेकिन आज जो हम इस अध्याय में त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे वो होगा हमारे दिए गए त्रिभुज के समरूप बड़े त्रिभुज की रचना करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस तरह की रचना को। यहाँ पर हमें जिस त्रिभुज की रचना करनी है वह त्रिभुज हमारे दिए गए त्रिभुज से बड़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक उदाहरण से। हमारा लिया गया उदाहरण है, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 हो, अर्थात स्केल गुणक 5/3 है। स्केल गुणक का अर्थ जैसा कि आप सब जानते हैं होता है रचना करने वाले त्रिभुज की भुजाओं तथा दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे इस लिए गए उदाहरण की रचना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC है। हमें यहाँ पर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो। स्क्रीन पर आपको त्रिभुज ABC दिख रहा होगा। अब हम रचना करेंगे एक अन्य त्रिभुज की जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसकी रचना। रचना में जैसे कि आप सब जानते हैं हम रचना के साथ साथ रचना के चरण भी लिखते हैं। तो इस प्रकार की रचना में हमारा सबसे पहला जो चरण होगा वो होगा BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई किरण DX खींचिए। यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा BC। हमें अब BC से एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचनी है DX। ये हमने खींचा किरण DX। अब इस रचना में हमारा अगला चरण होगा DX पर 5 बिंदु B1, B2, B3, B4 और B5 इस प्रकार अंकित कीजिए कि B1 बराबर हो B1 B2 के, B1 B2 बराबर हो B2 B3 के, B2 B3 बराबर हो B3 B4 के और B3 B4 बराबर हो B4 B5 के। तो चलिए अब हम किरण DX पर 5 बिंदुओं को अंकित करेंगे। ये हमने 5 बिंदुओं को अंकित किया और आप देख पा रहे होंगे कि ये सभी एक बराबर हैं, जिससे कि B1 बराबर हो जाएगा B1 B2 के, B1 B2 बराबर हो जाएगा B2 B3 के, B2 B3 बराबर हो जाएगा B3 B4 के और B3 B4 बराबर हो जाएगा B4 B5 के। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर। हमारा अगला चरण कहता है B3 तीसरा बिंदु यहाँ 5/3 में 5 और 3 में से छोटी संख्या को C से मिलाइए और B5 से होकर जाने वाली B3C के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करते हुए खींचिए। इस चरण में आपको थोड़ा ध्यान देकर कार्य करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम सबसे पहले BC को बढ़ाएंगे। ये हमने बढ़ाया BC को। BC को बढ़ाने के बाद हम हमारे 5 बिंदुओं में से तीसरी बिंदु का प्रयोग करेंगे। तीसरी बिंदु का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो हमारा स्केल गुणक दिया गया है उनमें जो संख्या है उसमें सबसे छोटी संख्या 3 है, इसलिए हम 3 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अब हम B3 को C से मिलाएंगे। ये हमने मिलाया B3 को C से। अब हम एक समांतर रेखा खींचेंगे B3C के और जैसा कि आप सब जानते हैं समांतर रेखा खींचने के लिए हमें उसके कोण को मापना पड़ता है। तो चलिए कोण का माप लेकर हम एक समांतर रेखा खींचते हैं और B5 पर खींचेंगे हम वो समांतर रेखा। ये हमने कोण मापा, उसके बाद हमने एक समांतर रेखा खींची B5 पर और यह रेखा बढ़ाई गई BC को C डैश पर प्रतिच्छेद कर रही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर। हमारा अगला चरण कहता है C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड DA को A डैश पर प्रतिच्छेद करते हुए खींचिए। यानी कि अब हमें CA
के समांतर एक रेखा खींचनी है। CA के समांतर एक रेखा खींचने से पहले हम AB को बढ़ाएंगे। ये हमने बढ़ाया AB को। उसके बाद हम CA के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, समांतर रेखा खींचने के लिए हमें पहले उसके कोण का माप लेना पड़ता है। तो ये हमने कोण का माप लिया और वही माप हमने C' पर लेकर चाप लगाया। फिर हमने उन दिए गए चाप को मिला दिया एक सीधी रेखा से, जो कि C' से गुजरकर AB बढ़ाए गए को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु A' पर। जब आप यह कार्य कर लेंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा कि एक त्रिभुज बनता हुआ आपको दिख रहा है। वह त्रिभुज है त्रिभुज A', B, C' और यही त्रिभुज A', B, C' हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। इस प्रकार की रचना का भी औचित्य सिद्ध आप पहली वीडियो में बताए गए औचित्य सिद्ध की विधि से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इस प्रकार के एक प्रश्न की ओर। हमारा दिया गया प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। यानी कि इस प्रश्न में हमें पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की होगी। और फिर हम एक अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी भुजाएं हमारे इस समकोण त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस प्रकार की रचना। सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे BC, जो कि बराबर होगी 4 सेंटीमीटर के। उसके बाद हम BC पर कोण B बनाएंगे 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री बनाना आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। सबसे पहले हम एक चाप खींचते हैं। उसके बाद वह चाप उस रेखा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी वहां पर प्रकार को रखकर 2 और चाप खींचेंगे, फिर उसे मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें जो कोण प्राप्त होगा वो कोण होगा हमारा 90 डिग्री का। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है। इसके बाद हम सीधी रेखा पर 3 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे और उसे नाम दे देंगे A। और फिर हम A और C को मिला देंगे। जब हमने A और C को मिलाया तो उसके बाद आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपको एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज ABC। और यही है हमारा समकोण त्रिभुज जिसकी हमें रचना करनी थी। अब हम एक और अन्य त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो चलिए बढ़ते हैं उसकी रचना की ओर। तो चलिए अभी हमने जिन चरणों का प्रयोग करके इस तरह के त्रिभुज की रचना की थी, उन्हीं चरणों को दोहराकर हम फिर से यहाँ पर एक और अन्य त्रिभुज की रचना करते हैं जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की 5/3 गुनी होगी। तो हमारी रचना का पहला चरण जो है वो है BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यूनकोण बनाती हुई एक किरण BX खींचिए। ये हमने एक किरण खींची BX जो कि BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यूनकोण बना रही है। इसके बाद हमारा अगला चरण कहता है BX पर 5 बिंदु B1, B2, B3, B4 और B5 इस प्रकार अंकित कीजिए कि B1 बराबर हो B1, B2 के, B1, B2 बराबर हो B2, B3 के, B2, B3 बराबर हो B3, B4 के और B3, B4 बराबर हो B4, B5 के। तो ये हमने BX पर 5 बिंदुओं को अंकित किया जो कि हैं B1, B2, B3, B4 और B5। अब हमारी रचना का अगला चरण है B3 तीसरा बिंदु। यहाँ 5/3 में 5 और 3 में से छोटी संख्या को C से मिलाइए और B5 से होकर जाने वाली B3C के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C' पर प्रतिच्छेद करते हुए खींचिए। यहाँ पर अब हम सबसे पहले BC को बढ़ाएंगे। ये हमने बढ़ाया BC को। उसके बाद हम B3 को मिलाएंगे C से। B3 को हम C से इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि हमें जो स्केल गुणक दिया गया है उनमें 5 और 3 में छोटी संख्या 3 है। यहाँ पर हम छोटी संख्या का प्रयोग करते हैं, इसलिए पहले हम B3
को मिलाएंगे। ये हमने मिलाया B3C को। उसके बाद हम अब B5 पर B3C के समांतर एक रेखा खींचेंगे। समांतर रेखा खींचना आप सबको अच्छी तरह से आ गया होगा। कोण का माप लेकर ये हमने खींचा एक समांतर रेखा B3C के, जो कि BC को प्रतिच्छेद कर रही है उसके बढ़ाए गए रेखा C' पर। तो इस तरह हमने B3C के समांतर एक रेखा खींची। इसके बाद हमारी रचना का जो अगला चरण होगा वो होगा कि C' से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BA को A' पर प्रतिच्छेद करती हुई खींची। अब हम यहाँ पर CA के समांतर रेखा खींचेंगे, जो कि हमारे बढ़ाए गए AB को प्रतिच्छेद कर रही है A' पर। जब आप समांतर रेखा बना लेंगे और वह हमारे बढ़ाए गए AB को प्रतिच्छेद कर रही होगी A' पर, तो आपको प्राप्त होगा कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और वो त्रिभुज है A', और यही त्रिभुज A', हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। तो इस तरह हमने इस संपूर्ण त्रिभुज ABC की रचना की और फिर उसके बाद एक अन्य त्रिभुज की रचना की, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संयुक्त भुजाओं की 5/3 गुनी हो। इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा रेखाखंड का विभाजन प्रकार 3। हम हमारी अगली वीडियो में सीखेंगे किसी वृत्त पर स्पर्श की रचना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन नामक अध्याय का अगला यानी कि तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम अमेरिकी हस्तक्षेप, लाओस में गृह युद्ध और कंबोडियाई संकट इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थक रहा था, उसने हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। साम्यवादियों के विरोध में उसने इसकी घोषणा भी कर दी, क्योंकि रूस एक पक्ष का पहले से समर्थन कर रहा था। लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 में जिनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता कहा गया। इस जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया। हनोई नदी से उत्तर के क्षेत्र को उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों को और उससे दक्षिण में दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया गया। यहाँ एक धार्मिक वर्ग भी आंदोलित था। यह था होवा हाउ आंदोलन। दोस्तों, होवा हाउ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। इसके नेता हुइन फू सो था। ये क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। दोस्तों, लाओस और कंबोडिया में जेनेवा समझौता के फलस्वरूप शासन व्यवस्था बदल गई। साम्यवादी प्रभाव इन देशों में बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका इन क्षेत्रों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकने को कृत संकल्प था। आइए बात करते हैं लाओस में गृह युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की पराजय के बाद फ्रांस ने लाओस पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसी आधिपत्य के दौरान साम्यवादियों ने उत्तरी वियतनाम के 2 प्रांतों फोंग साली और होई अफ्रांस में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। इसके बाद लाओस की राजनीति 3 सौतेले भाइयों सुवर्णफुमा, सुफुन्नाबोंग तथा फुमी नौस्वान के इर्द गिर्द घूमने लगी। जेनेवा समझौते के बाद तीनों लाओस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में लग गए, जिससे लाओस में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इसके बाद 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद सुवर्णफुमा की राष्ट्रीय सरकार बनी। पाथेट लाओ ने इसका विरोध करते हुए गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, परंतु 1957 में दोनों में
समझौता भी हो गया। दोस्तों, इस समझौते से पाथेट लाओ की पार्टी न्यू लियो हक्सत के सदस्यों को भी सरकार में जगह मिली। कुछ समय बाद अमेरिकी षड्यंत्र के कारण पुनः दोनों भाइयों में गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया, जिसका फायदा उठाकर तीसरे भाई फूमी नौजवान ने वहां दक्षिणपंथी सरकार बना ली। इस तरह लाओस एक भयंकर गृह युद्ध में फंस गया। दोस्तों, पाथेट लाओ ने सन 1970 में लाओस पर आक्रमण कर जॉर्ज के मैदान पर कब्जा कर लिया। हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध में जमकर बमबारी की, परंतु पाथेट लाओ के आक्रमण को रोका नहीं जा सका। 1971 में हजारों दक्षिण वियतनामी सैनिकों ने लाओस में प्रवेश किया। उनके साथ अमेरिकी सैनिक, युद्धक विमान और बम वर्षक हेलीकॉप्टर भी थे। इनका उद्देश्य हो ची मिन्ह मार्ग पर कब्जा करना था। आइए अब बात करते हैं कंबोडियाई संकट की। सन 1954 में स्वतंत्र राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिंहानुक को शासक माना गया। नरोत्तम सिंहानुक 1954 से ही कंबोडिया के गुटनिरपेक्षता और तटस्थता की नीति पर कायम था। इसलिए कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशियाई सैन्य संगठन में शामिल नहीं हुआ। अमेरिका इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव डालना चाहता था, इसी कारण वह सिंहानुक से चिढ़ा हुआ था। यही कारण था कि सिंहानुक ने अमेरिका से किसी भी तरह की मदद लेने से मना कर दिया। यह बात अमेरिका के लिए अपमानजनक थी। मई 1965 में उसने वियतनाम के साथ कंबोडिया के समीपवर्ती गांवों पर आक्रमण कर दिया। तब सिंहानुक ने अमेरिका से राजनयिक संबंध भी तोड़ लिए। आगे चलकर सन 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी, जिससे लगभग 40,000 एकड़ भूमि की रबड़ की फसल नष्ट हो गई। तब सिंहानुक ने मुआवजे की मांग अमेरिका से की और रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी से राजनयिक संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए। इसी तरह अमेरिकी षड्यंत्र के कारण 1970 में दक्षिण पंथियों ने वियतनाम के दूतावास के समक्ष उग्र प्रदर्शन कर दिया। 18 मार्च 1970 को कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिंहानुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया और जनरल लोन नोन के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। 1970 में सिंहानुक ने नई सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसमें उत्तरी वियतनाम के सैनिकों से भरपूर मदद मिल रही थी। दोस्तों, सिंहानुक और नोल की सेनाओं में निरंतर संघर्ष के बाद अंततः नोल को भागना पड़ा। अप्रैल 1975 में कंबोडियाई गृह युद्ध समाप्त हो गया। नरोत्तम सिंहानुक पुनः राष्ट्राध्यक्ष बने, परंतु 1978 में उन्होंने राजनीति से पुनः संन्यास ले लिया। आइए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने अमेरिकी हस्तक्षेप, लाओस में गृह युद्ध और कंबोडियाई संकट के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका, हो ची मिन्ह मार्ग तथा अमेरिकी असफलता और वियतनाम एकीकरण इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954, 1955, 1965, 1956। हुआ हाओ आंदोलन किस धर्म से जुड़ा आंदोलन था? इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, जैन। हुआ हाओ आंदोलन के नेता कौन थे? हो ची मिन्ह, हुइन फूसो, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं।
लाओस की राजनीति किन भाइयों के इर्द गिर्द घूमने लगी थी? सुवर्णफुमा, सुफुनाबोंग, फूमी नोसवान, उपरोक्त सभी। 25 दिसंबर 1955 को लाओस में किसकी सरकार बनी? सुवर्णफुमा, सुफुनाबोंग, फूमी नोसवान, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इनके सही उत्तर हैं रीटा, ठीक है? रीटा, क्या हुआ? मेरी डॉट तो 1 महीने बाद है ना? मगर भाभी ने बोला कि महीना तो हर महीने आता है। तो अच्छा, तो तुझे इस बात की चिंता है? इतनी चिंता मत कर, महीना आने पे भी तू भाग सकती है। ये तेरा पहला महीना है ना? महीने को नियमित होने में कुछ साल लग सकते हैं। तब तक जरूरी नहीं है ये हर महीने आए। 2 से 3, 6 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। लेकिन जब महीना नियमित हो जाएगा तब तो वो 30 दिन पर ही आता होगा ना? इसका जवाब तुम्हें अगली पहेली में मिल जाएगा। पिछली पहेली तो तुमने हमारी मदद से सुलझा ली, मगर ये अकेले सुलझानी होगी। तभी तो पहेली की सहेली का खिताब मिलेगा और एक उपहार भी। उपहार? जल्दी से बताओ ना पहेली। अच्छा तो सुनो, महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता। हिसाब लगाओ, अगर 16 को आता तो बताओ अगला फेरा कब लगाता। जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी कहलाएगी। ये क्या रुखसार, तुम जानती हो ना कि मुझे गिनती से कितना डर लगता है। जो डर गया वो मर गया। अच्छा, पहेली फिर से सुना। महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता। हिसाब लगाओ, अगर 16 को आता तो अगला फेरा कब लगाता। अगला फेरा 14 तारीख को। हाँ, अरे पहेली की सहेली, पहेली की सहेली, पहेली की सहेली। सर, कहाँ है मेरा उपहार? कल तुम्हारा दर्द देखा नहीं गया, इसलिए ये बनाया। ये है खास कंगन, भाभी ने सिखाया। इससे तुम अंदाजा लगा सकती हो कि महीना कब शुरू होगा और कब खत्म। लेकिन कैसे? बताती हूँ। ये है पहेली की सहेली कंगन। इसमें 28 मोती इसलिए हैं क्योंकि अनुमानन लड़कियों में महीना 28 दिन के बाद आता है। 5 लाल मोती, 13 सफेद मोती और 10 नीले मोती। जैसे महीना शुरू होता है, रबर को लाल मोती के ऊपर ले जाओ, वो हुआ आपका पहला दिन। ऐसे ही हर दिन रबर को सरका के अगले वाले मोती के ऊपर ले जाओ। ज्यादा से ज्यादा महीना 5 दिन तक रहता है, इसलिए 5 लाल मोती। इसके बाद 13 दिन तक आपका शरीर महीने की आने की तैयारी करता है, जो इन 13 सफेद मोतियों से पता चलता है। फिर अगले 10 दिन जो ये नीले मोती हैं, इन दिनों आप महीने के आने की तैयारी करते हैं, क्योंकि महीने के आने का वक्त नजदीक है। जैसे ही महीना आए, रबर को पहले लाल मोती के ऊपर ले जाएं। ये है 28 दिन का महीना चक्र इस छोटे से कंगन में। थैंक यू सहेली। अब तो जब मुझे पता चल गया है कि इस और इस तारीख के बीच में आएगा, तब मैं कपड़े के साथ तैयार रहूंगी। और हाँ, इसके लिए तुम कैलेंडर पर निशान लगाकर भी अगले तारीख का अंदाजा लगा सकती हो। समझी? जी हाँ पहेली की सहेली। तो इसी खुशी में क्यों ना इस कंगन को एक नाम दिया जाए? क्यों? क्या नाम रख सकते हैं? पहेली की सहेली कंगन। हाँ, ये ठीक है। आज हथेली पर ये ट्रॉफी और महीने बाद दौड़ के जीत की ट्रॉफी।
हवाओं में शोर है ये चर्चा, रोर है तेरे पंख है तैयार, ना रुकती तेरी अब रफ्तार, हौसलों में आ गई जा, तेरी ही जीत का है ये फरमान। ऐसी उड़ान लगा, पंछियों से आँख मिला, पहेली की सहेली है तू, पहेली की सहेली, अरे पहेली की सहेली है तू, ये एक और पहेली। अरे इस बार मैं सुलझाऊंगी। नहीं, मैं सुलझाऊंगी। मैं नहीं सुलझाऊंगी। अरे अरे क्या करी, अरे खींचो मत। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।